Yes, good morning, all of you. We are from Raisen Public School, chapter number first, class 8, the arrival and expansion of British power in India. ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में कैसे उन्होंने रूल आउट किया और किस तरह से वो पूरे भारत पर एक्सपेंशन करते हुए चले गए। ठीक है, हम इसका स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल इसमें नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लगभग 1500 के अप्रोक्स में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने अपने या फिर जो पुर्तगालीज थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, डच थे और फ्रेंच थे, इन्होंने हमारे देश पर यहाँ पर वो आकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पर देखिए लगभग 1500 में पुर्तगालीज, ब्रिटिशर्स और डच और फ्रेंच, इन्होंने सिर्फ साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए और देश अलग अलग देशों से जहां पर की बहुत अधिक पैसा है वहां की इकोनॉमी को अपने व्यापारिक रूप में यूज करने के लिए वो अपने आप को आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, और फिर आगे जाकर जहां पर उनको बहुत अच्छे उपनिवेश मिल गए वहां पर उन्होंने अपने आप को परमानेंट के लिए स्थापित कर लिया। इनमें नॉर्मली पुर्तगालीज थे, ब्रिटिशर्स थे, डच थे, फ्रेंच थे। ये लोग नॉर्मली भारत आए हुए थे और उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाया था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इन लोगों ने सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। उन्होंने बनाई सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। ठीक है, इसके बाद 1602 में डच लोगों ने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी बनाई। पुर्तगालीज ने 1628 में पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और 1654 में फ्रेंच लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो इस तरह से ये सभी लोग थे, ये भारत की भूमि पर क्या कर रहे थे? अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, अपने आप को इनिशियल लेवल पर व्यापारिक रूप में ही भारत संधियां करने के लिए आए थे। लेकिन उनको लगा कि जो भारत है एक बहुत बड़ा उपनिवेश है और बहुत बड़े व्यापारिक क्षेत्र है, तो यहीं पर रुककर बैठ गए और अपना विस्तार यहीं पर चालू कर दिया इन्होंने। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कर्नाटका वार्स, हम कर्नाटक वार्स की बात करते हैं तो 1800s में कर्नाटक में लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए जो नॉर्मली फ्री थे। ठीक है, और ये इसलिए हुए थे कि कोस्टल रीजन था वो, तमिलनाडु में जो कोस्टल रीजन था वो बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र रहा था। वो निजाम ऑफ हैदराबाद के अंदर में था। ठीक है, जिसको बाद में शासकों के द्वारा हड़प लिया गया था ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात करते हैं जो कि किसके बीच में हुआ था? जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसको कि फ्रेंच लोगों ने क्या किया था? जिसको फ्रेंच लोगों ने जीत लिया था, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इसका ब्रिटिशर्स ने किया था। हम सेकंड कर्नाटक वार की बात करते हैं, was fought over the issue of successor of the throne of हैदराबाद। ठीक है, ये कर्नाटक का जो वार था वो सिर्फ और सिर्फ सिंहासन की लड़ाई के लिए हुआ था। ठीक है, और इसमें जो थे फ्रेंच लोग हार गए थे और ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे। हम थर्ड कर्नाटक वार की बात करते हैं जो 1772 में हुआ था, जो कि इंग्लिश और अंग्रेज और फ्रेंच लोगों के बीच में हुआ था। इसमें भी फ्रेंच लोग जो थे वो हार गए थे। ये बहुत फेमस रहा था, इसको बैटल ऑफ बंदीवास कहते हैं। बंदीवास का युद्ध जो था वो 1760 में लड़ा गया था, जो लगभग 7 वर्षों तक युद्ध चला था। मतलब इतनी बड़ी सेनाएं थी क्योंकि 7 वर्षों तक कंटिन्यू जो युद्ध था वो चलता रहा था। ठीक है, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ था तब जो ब्रिटिशर्स जो थे वो पौंडीचेरी आ गए थे और जो फ्रेंच जो थे उन्होंने अपना उपनिवेश चंद्रनागौर को बना लिया था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बैटल ऑफ पलासी की बात करते हैं।
पलासी में भी बहुत, ये शुरुआती समय है जब ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। तो पलासी में भी बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। यहाँ पर द बैटल ऑफ पलासी वाज ए डिसास्टर विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी वजह थी। वो इतनी बड़ी वजह थी कि उन्होंने फिर पूरे भारत में आगे के 100 वर्षों के लिए अपने आप को स्थापित कर लिया था। ठीक है, इस कंपनी में जो नवाब ऑफ बंगाल जो थे, जो कि फ्रेंच लोगों के साथ थे, फ्रेंच लोगों के संधि के साथ थे, और वो फ्रेंच लोगों के साथ में ब्रिटिशर्स से युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन वो बाद में हार गए थे। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स ने इसको अपनी कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ पर, उसके यहाँ पर रूपरेखा बता रही है कि लगभग 150 किलोमीटर दूर कलकत्ता से साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद के पास में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ के नवाब कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब बंगाल के, सबसे लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब जो थे वो नवाब सिराजुद्दौला रहे थे। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उसके बाद है क्या है, व्हेन द अलीवर्दी खान, जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई तब सिराजुद्दौला जो थे वो वहां के नवाब, बंगाल के नवाब बन गए थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने एक्सपेंशन को रोकने के लिए मना किया था। ठीक है, फ्रेंच लोगों के साथ में होकर। लेकिन हुआ क्या था उसमें, देखो यहाँ पर जो बताया है, रॉबर्ट क्लिव ब्राव मीर जाफर है ना, कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब आर्मी का कमांडर इन चीफ था मीर जाफर। ठीक है, और उसने कलकत्ता पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण किया था, जो पलासी में युद्ध हुआ था उसमें। ठीक है, एट पलासी इन 1757 में। ठीक है, और उन्होंने एंड कैप्चर्ड कलकत्ता को अपने अधिकार में भी ले लिया था। लेकिन आगे चल के क्या हो गया, वो जो थे वो हार गए थे। ठीक है, बैटल ऑफ द बक्सर वाज फॉट ऑन द 23rd अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई था, जिसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई थी। किस किस के बीच में लड़ाई? लेड बाय द हेक्टर मुनरो है ना, एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम के साथ में थी वो। ठीक है, द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ अवध, ये एंड द मुगल किंग ऑफ शाह आलम साथ में थे, सभी साथ में थे। और एक तरफ क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, द बैटल फॉट एट बक्सर। ठीक है, बक्सर में युद्ध हुआ था। ठीक है, गंगा रिवर से 130 किलोमीटर दूर युद्ध हुआ है ना, जो पटना से जो 130 किलोमीटर दूर था। ठीक है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, ये फिर क्या हुआ था, जब इनकी जीत होती चली जा रही थी और तब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नए रूल स्थापित किए, और उन्होंने कहा कि जो रूलर्स हैं, जो इंडियन रूलर्स है, जिसका साम्राज्य जहां है वो अपने किले में तो रहे, लेकिन हमारे साथ संधि कर ले, और संधि करने के बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू देगा, इसके जवाब में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी सेनाएं उस पूरे राज्य की रक्षा करेंगी। मतलब अब जो है उन्होंने इंडियन रूलर्स को मना कर दिया था कि तुम लोग जो है अब और किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए सेनाएं नहीं भेज सकते हो, जो भी करेंगे हमारी सेनाएं करेंगी, हमारा जहाँ तक राज्य है उसकी रक्षा हम लोग करेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया था, है ना, डुअल गवर्नमेंट का रूल यहाँ पर ला दिया था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सब्सिडरी अलायंसेस, मतलब कुछ और भी संधियां जो थी वो यहाँ पर आ गई थी, जिनमें की एक मुख्य संधि क्या थी कि एडॉप्टिंग पॉलिसी, मतलब कि अब जो है कोई जो दूसरा जो शासक जो था वो एडॉप्ट किसी दूसरे बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब ये है कि यदि ये राजा का बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या, वो तो राजा बन जाएगा। ठीक है, नया राजकुमार होकर वो राजा बन जाएगा। लेकिन राजा चाहे कि सपोज राजा के कई सारे रानियां तो हैं, लेकिन उनको कोई संतान ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अडॉप्ट करने का अधिकार उनको नहीं होगा। मतलब वो किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं और उसको फिर राजा नहीं बना सकते हैं, और वो राज्य किसके अंदर चला जाएगा, वो पूरा का पूरा राज्य जो है वो गवर्नमेंट
अपने अंदर ले लेगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर उसको है ना, अपने अंदर ले लेगी। और इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश का जो था, ब्रिटिश का राज था वो एक्सटेंड होता चला गया। ठीक है। और ब्रिटिशर्स के जो मतलब जो इंडियन रूलर्स थे उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है। जो सेनाएं जो थी उनको, सेनाओं को भी और कहीं भेजने का अधिकार नहीं था। इंडियन रूलर्स को हटा दिया गया था ताकि और ज्यादा आगे चल के आक्रमण करके और अपने देश को ना बढ़ाएं। ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि लॉर्ड वेलेसी ने और कौन कौन से रूल्स यहाँ पर रेगुलेट किए थे। ठीक है। यदि कोई जो है इंडियन रूलर्स जो है उनको कुछ पैसा देना देना रहता था, जो पैसा नहीं दे पाते थे तो उन पर बहुत बड़ी सी पेनल्टी लाती जाती थी, फिर उनको खूब पैसा देना ही पड़ता था। और वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उस पूरे अधिकार को ही पूरी ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी अपने अंदर मिला देगी, फिर वो उसका साम्राज्य होगा ही नहीं, उस राजा को फिर मार दिया जाता था। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर टीपू सुल्तान का आया है, जो मैसूर के राजा थे, जिन्होंने जिन्होंने और वेलेस के सामने नहीं झुके और उन्होंने इस संधि को मानने से मना कर दिया। तो वहां पर ब्रिटिशर्स की सेनाएं आ गई थी और उन्होंने फिर टिपू सुल्तान को मारकर पूरे क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया और फिर वो वहां से उस राजा को खत्म कर दिया था। इसके बाद में जो थे यहाँ पर नवाब, अवध के जो नवाब थे उन्होंने इस संधियों को मान लिया था और वो भी इसके गवर्नमेंट के साथ में हो गए थे, मतलब उन्होंने दासता को स्वीकार कर लिया था और वो भी इन संधियों को मानकर अपना राज्य चला तो रहे थे, लेकिन वो राज्य ठीक स्वतंत्रता के साथ में ही चल रहा था। इस तरह से जो कंपनी जो थी पूरे के पूरे भारत पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाती चली जा रही थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए इसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब लैप्स की नीति चल गई थी। लैप्स की नीति ऐसी थी जिसमें कि यदि किसी के पास में अपनी संतान नहीं है तो वो जो राज्य है पूरे का पूरा राज्य जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ले लिया जाएगा। इसमें सतारा, संभलपुर, झांसी और नागपुर के जो राजा थे उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। ठीक है। इसमें आप लोगों ने झांसी की रानी के बारे में जरूर सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। झांसी जो थी, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट आकर, ठीक है, जब अगेंस्ट आई तो उसने ब्रिटिश के जो साम्राज्य था उसको भी मध्य प्रदेश के यहाँ ग्वालियर तक जीत लिया था। लेकिन अचानक रानी की डेथ हो गई थी, उसको बहुत लोगों ने घेर कर मार दिया था। उसके बाद में झांसी के राज्य को अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया था और झांसी पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में चीजें आ गई और इस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे अपना अधिकार क्षेत्र जमाते हुए पूरे समय में एक्सपांड करते गए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।